नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारा जो ये बीएड का क्लास जो चल रहा है, मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। वो नाम है लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से है। आप वहाँ जाकर बिहार बीएड के सारे कोर्सेज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल पढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो सेकंड यूनिट है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका पार्ट सेकंड आज हम लोग देख रहे हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट। ये हमारा जो है ये हमारा पार्ट सेकंड है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो आइए आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। देखिए तो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, ठीक है, इन लर्निंग। मैं यहां पे लिख देता हूं इन लर्निंग, ठीक है। तो प्रेरणा का, इस मोटिवेशन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया है, प्रेरणा। तो प्रेरणा के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या क्या प्रेरणा के सिद्धांत है उसके बारे में हमें जानना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल लर्निंग मस्ट हैव ए पर्पस, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि जो भी लर्निंग हो, स्टूडेंट के लिए जो भी लर्निंग हो, जो भी पढ़ा जाए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, मतलब कुछ एम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका कोई वर्किंग नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि लर्निंग का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। कोई एकेडमिक की पर्पस के लिए तैयारी कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहा है। आज हम लोग यहाँ पे बीएड के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे हमारा पर्पस है बीएड का एग्जाम देना। तो जो भी लर्निंग है उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड में क्या है कि स्टूडेंट नीड्स स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट को स्किल एंड नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। स्किल के बारे में और नॉलेज, स्किल उन्हें आना चाहिए, कोई भी टेक्निकल काम है उन्हें आना चाहिए, ताकि अगर वो किसी चीज़ को अगर क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो वो कर सके। इसलिए है कि इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट नीड्स स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। कोई असाइनमेंट है या फिर कोई लैब है तो उनको इस चीज़ की जानकारी हमें देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन एम्पावर स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे दिशा की बात कर रहा है, तो एक अगर हम अच्छी दिशा, सही दिशा, मार्गदर्शन जिसे बोलते हैं, अगर सही मार्गदर्शन दे तो स्टूडेंट के लिए वो एम्पावरमेंट का काम करेगा, वो फ्रूटफुल होगा, वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना, वो उसको उत्साहित करेगा, ठीक है। तो यही कह रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन एम्पावर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कोई और गलत रास्ता बता दिया और वो मीन्स उसमें उलझ के रह गया, अपने एम तक नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए एक जो डायरेक्शन देना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स wants to have fun while learning। स्टूडेंट का जब भी वो कोई भी चीज़ लर्न करे, पढ़ें, तो फन के साथ, मतलब पढ़ाई को मजाक, हंसी मजाक, मतलब कहने का मतलब कि उसे हमेशा ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली सीरियस पढ़ना है, पूरा कंप्लीटली सीरियस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पढ़ाई को टेक इट इजी वे में पढ़ना चाहिए ताकि हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। टेंस में रह के पढ़ाई नहीं की जा सकती है।
टेंस में रह के आप किसी भी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट को हमेशा फन मीन्स मजाकिया और यूँ कह सकते हैं कि ट्रिकी जो आजकल यूज़ किया जाता है हर एग्ज़ाम में, हालांकि ट्रिक को हमेशा फेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रिक हमारा हमेशा याद नहीं रहता है और ये आपकी बेसिक को कमज़ोर कर देता है। तो ट्रिक ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रिक यूज़ ना करूँ, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं पे आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटिक्स ट्रिक्स पे ही याद कर गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, स्टूडेंट वांट टू हैव फन व्हाइल लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? ऑफर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि ऑफर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हमें वैसा काम करवाना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें किसके लिए कही जा रही है? एक टीचर स्टूडेंट के लिए बोल रहा है, ठीक है, या टीचर या मोटिवेशन है, ये सारी मोटिवेशन है, ठीक है। एक मोटिवेशन है कि कैसे हम किसी भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ऑफर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें थिंकिंग, सोचने की शक्ति हो, जो काम सोच कर किया जा सके, जिसमें मतलब गहनता हो और उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग के साथ अगर किया जाएगा तो निश्चित है कि स्टूडेंट उसमें सफल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, जैसे लैब वगैरह होता है, रिसर्च सेंटर जो होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक काम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें शोधकर्ता शोध करते हैं, तो वैसे ही स्टूडेंट को भी कुछ ऐसा काम देना चाहिए जिसमें वो थिंकिंग में इन्वॉल्व हो सके, सोचे, चीज़ों को क्रिएट करे, खुद से बनाए, खुद से सॉल्व करे। तो उसमें क्या होगा? उसमें उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी इज an important component of motivation, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। ये जो क्यूरियोसिटी है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है। किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा या उत्सुकता भी बोल सकते हैं, उत्सुकता भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी जो है इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। अगर जो मोटिवेशन में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की जिज्ञासा होगी, किसी चीज़ को पाने की ललक होगी, किसी चीज़ को पाने की उत्सुकता होगी, तो अब वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोटिवेशन में। आप देखते होंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन करते हैं, उनकी एक जिज्ञासा रहती है, उनकी उत्सुकता रहती है कि हमें ये जॉब लेना है, तो उनका एक गोल फिक्स हो जाता है, एम फिक्स हो जाता है, वो क्यूरियोसिटी, उनका जिज्ञासा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे और आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पढ़ लेने से ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और उसके बाद हम लोग बाद में MCQs पे भी चलेंगे। देखिए, ए ब्लेंड ऑफ praise and encouragement is effective in building self confidence। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या रिलायंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? प्रशंसा और प्रोत्साहन,
प्रशंसा और प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, इसमें प्रशंसा और प्रोत्साहन जो होता है, इसमें ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता को क्या चीजें बढ़ाती है, तो प्रेज और इनकरेजमेंट। प्रेज और इनकरेजमेंट जो होता है, ये देख लीजिए, प्रेज और इनकरेजमेंट जो चीज है, प्रशंसा और प्रोत्साहन, किसी स्टूडेंट को अगर कोई काम करता है, वो अगर हम उसे इनकरेज करते हैं, उसको बताते हैं कि जो उसने काम किया है वो सही किया है, तो आप देखेंगे कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो हमें ये भी जरूरी है कि हम उसकी प्रशंसा को और प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करें, ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ठीक है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ सके। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक मोटिवेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन इन लर्निंग में, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कौन सा? एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक मोटिवेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेट करने में। ठीक है, एक्सट्रिंजिक जो बाहरी इन्वायरमेंटल जो मोटिवेशन होता है वो है, और इंट्रिंजिक जो हमारे अंदर से कुदरती जो देन होती है वो है। ठीक है, आइए 9 नंबर नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं। 2 पॉइंट और बच रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। मतलब कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज मतलब क्या है कि अदर जो गतिविधियां होती हैं उसमें स्टूडेंट को शामिल करना चाहिए। ठीक है, जो भी अदर पढ़ने के अलावा भी अदर एक्टिविटीज होती है। जैसे आप देखेंगे एग्जीबिशन होता है, स्कूल में एग्जीबिशन होता है, स्कूल में लैब होते हैं, स्कूल में बहुत सारी चीज, तो वहाँ पे स्टूडेंट को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें असाइनमेंट देना चाहिए। और वो जो असाइनमेंट बनाते हैं और वो करके आते हैं, जो पढ़ के आते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। क्या है कि स्टूडेंट टेंड्स टू वर्क हार्डर। स्टूडेंट भी हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, अगर मोटिवेट हम लोग करते हैं तो स्टूडेंट भी हार्ड वर्क करेंगे। तो ये सारे जो थे, ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग का था। ठीक है, मतलब कि प्रेरणा के जो सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, 10 सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप इसका मोटिव समझ लें, इसके चीज़ों को अगर समझ लें कि इसमें कही गई एक ही बात ही है, बात एक ही है, बस उसी को अलग अलग ढंग से, मतलब इसमें बात एक ही, जैसे कहीं पे बताया गया है कि स्टूडेंट को हर चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, शोध में, रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहिए, स्टूडेंट की बातों को सुनना चाहिए, स्टूडेंट वर्क हार्ड करेगा तो अच्छी बात है। स्टूडेंट अगर वर्क हार्ड करता है तो ये किसके लिए रिवार्ड होगा? ये टीचर के लिए रिवार्ड होगा। तो स्टूडेंट टेंड्स टू वर्क हार्डर, इट मीन्स टीचर के लिए ये रिवार्ड है। और आपको एक चीज बता दे कि ये जो है, ये स्टूडेंट टेंड्स टू वर्क हार्डर, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसे आप याद रख लेंगे, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किस चीज का? मोटिवेशन ऑफ लर्निंग का। मोटिवेशन इन लर्निंग का जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्टूडेंट टेंड्स टू वर्क हार्डर। ठीक है, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो मैस्लो से रिलेटेड है। एक मैस्लो एक साइंटिस्ट थे, मैस्लो हिरार्की। ठीक है, मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। एक
समझ लीजिए, बढ़िया चीज इन्होंने बताया है। इन्होंने मैस्लो जो थे, इन्होंने 1943 में रिसर्च किया और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही वॉज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 1943 में मैस्लो ने एक चीज देखी। इस मैस्लो ने ह्यूमन की जो पोल है वो खोली, ह्यूमन के बारे में बताया कि उसकी नीड क्या क्या है, उसकी ज़रूरत क्या क्या है। आप लाख छुपा ले, लेकिन मैस्लो ने जो बताया वो कहीं हद तक नहीं, बहुत हद तक सही है। ठीक है, तो इसे ही रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो मैस्लो ने क्या बताया? मैस्लो ने बताया कि ह्यूमन की जो मोटिवेशन है, ह्यूमन का जो कुछ स्टेजेस है, उसने बताया कि ह्यूमन का कुछ नीड्स को बताया उसने। नीड्स है ह्यूमन का, जो होता है कुछ नीड्स होता है ह्यूमन का, जो स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन है। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया। ह्यूमन का जो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन का जो स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन है, उसे मैस्लो ने क्या कहा? उसे मैस्लो ने नीड्स कहा, जरूरत जिसे हम लोग बोलते हैं, नीड्स कहा। उसे मैस्लो ने नीड्स कहा और मैस्लो ने 5 ऐसे स्टेजेस बताए। ठीक है, 5 ऐसे स्टेजेस बताएं और कहा कि ये हिरार्की में ही आता है, इसलिए हिरार्की नाम पड़ा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूं। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सबसे पहला जो आता है वो आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। मैस्लो ने पूरे ह्यूमन के बारे में बताया है। उसने कहा कि सबसे पहले जो है किसी भी ह्यूमन की जो नीड्स होती है वो होती है साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है फूड आता है, शेल्टर आता है। ठीक है, शेल्टर आता है, खाने पीने, ऑक्सीजन आता है। जो बेसिक नीड्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सारी बेसिक नीड्स जो है इस साइकोलॉजिकल नीड्स में आती है, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हिरार्की। अभी हिरार्की कैसे है आप देखेंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन नीड्स आता है वो साइकोलॉजिकल नीड्स आता है। जब बेसिक नीड्स पूरा हो जाता है, ठीक है, सारे बेसिक नीड्स जब पूरे हो जाते हैं, तब जो ह्यूमन का अलग नीड आता है वो आता है सेफ्टी नीड्स। ठीक है, अब सेफ्टी नीड्स में क्या आता है? सेफ्टी नीड्स में आता है कि यहाँ पे ह्यूमन सोचने लगता है कि हमें कुछ सेफ्टी की जरूरत है, जैसे फिजिकल सेफ्टी या फिनेंशियल सेफ्टी हो। जब ये नीड पूरी हो जाती है किसी भी ह्यूमन की, तब वो सेफ्टी नीड के बारे में सोचता है कि हमारा जो फिजिकल नीड, फिजिकल हो, अच्छा हो, सेफ्टी हो, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे फिजिकल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिजिकल एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या समझ में आता है? फिनेंशियल स्टेबिलिटी से ये समझ में आता है कि जब कोई पर्सन को ये पता चल जाए, उसके लिए ये फिक्स हो जाए कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फिक्स हो गया है, तो वो सेफ्टी नीड्स में आएगा, यानी कि वो अपने आप को सेफ फील करेगा। ठीक है, वो अपने आप को सेफ फील करेगा। अब थर्ड में हम लोग आ जाते हैं। मैस्लो ने थर्ड में जो नीड्स के बारे में कहा है, थर्ड में उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। थर्ड में उसने किसके बारे में कहा है? थर्ड में उसने बोला है सोशल नीड्स। जब सेफ्टी नीड्स, पहला साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाता है, उसका सेफ्टी नीड्स जब खत्म हो जाता है, तब सोशल नीड्स आता है।
सोशल नीड्स में उसने क्या कहा, मैस्लो ने क्या कहा, मैस्लो ने कहा कि जब सेफ्टी नीड्स खत्म हो जाता है तब सोशल नीड्स की ज़रूरत होती है। मतलब ह्यूमन जो है एक एनिमल की तरह होता है, उसे ज़रूरत होती है किसी की, उसे कहने के मतलब है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसके कुछ फ्रेंड हों, उसके कुछ फ्रेंड्स हों, उसकी कोई फैमिली हो, ठीक है, फैमिली हो जो उसकी केयर कर सके, जो उसकी केयर कर सके और ये वाइस वर्सा, मतलब ये भी उसकी केयर करे, ठीक है। तो सोशल नीड्स इसी में आता है, ठीक है। सोशल नीड्स में हम बोल सकते हैं कि इसमें आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, तो ये थर्ड नीड था। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ नीड क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ नीड जो है वो है एस्टीम नीड्स। फोर्थ नीड जो है हमारा एस्टीम नीड। जब ये तीनों नीड खत्म हो जाता है तो फोर्थ नीड आता है एस्टीम नीड। यानी कि इसमें जो पर्सन है, इसमें जो व्यक्ति है, वो सोचता है सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में फ्रॉम अदर्स, दूसरों से रेस्पेक्ट के बारे में सोचता है। और एस्टीम नीड्स में क्या होता है, जब ये ऊपर की जो तीनों नीड्स कंप्लीट हो जाती है तब जो व्यक्ति है वो एस्टीम नीड्स में सोचता है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने आप को आगे दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए लग्जरियस मोबाइल यूज़ करते हैं, लग्जरियस गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, टैबलेट, आईफोन, इस तरह की चीज़ें लाते हैं, यूज़ में लाते हैं। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, नहीं, इसलिए लाते हैं क्योंकि वो तीनों जो ऊपर की नीड्स है वो उनकी फुलफिल हो चुकी है। जब तीनों ऊपर की नीड्स फुलफिल हो चुकी है तो वो एस्टीम नीड्स में आएंगे। वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को, मतलब वो सुपीरियर दिखाएंगे अपने आप को और अपनी पहचान को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे अपने लोग अपने नाम के आगे श्री, इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत सारी चीज़ लगाते हैं, जैसे कि एडवोकेट है, लॉयर है, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं वो अपने नाम, मतलब पहचान बनाते हैं, ठीक है। एस्टीम नीड्स में अपनी पहचान को बनाते हैं, ठीक है। आइए जो लास्ट जो नीड्स है उसको देख लेते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है लास्ट नीड है। जो लास्ट नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये लास्ट नीड है मैस्लो के अकॉर्डिंग, और जैसे मैंने लिखा है यही हायरार्की फॉलो करता है। खैर, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है ये, जब व्यक्ति की सारी डिमांड पूरी हो जाती है, सारी नीड्स पूरी हो जाती है, तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आता है। इसका मतलब है कि वो सोचता है कि मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, ठीक है, मुझे करना क्या है इस जिंदगी में, इस समय क्या करना है, क्योंकि अब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है, सारे नीड्स पूरे हो चुके हैं। तो वो अपनी पहचान बनाने मतलब वो ये सोचता है कि मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, किस कार्य को कंप्लीट करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो हिरार्की जो मैस्लो ने दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि ये सेम ऐसे ही फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बताया आपको साइकोलॉजिकल नीड्स है। सेकंड में अगर हम बात करें तो सेफ्टी नीड्स, ठीक है, सेफ्टी नीड्स। और थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो सोशल नीड्स। फोर्थ में एस्टीम नीड्स। और अगर हम लास्ट में बात करें
तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो जब आप इसके हायरार्की को समझेंगे, देखेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स आता है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आता है, उसके बाद हमारा सोशल नीड्स आता है, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ से कोई भी पर्सन आगे बढ़ता है और अपने नीड्स को पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैस्लो हायरार्की जो है, यही है मैस्लो हायरार्की। पहले नीचे से ऊपर हम लोग जाते हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की। और मैस्लो ने ये भी कहा था कि ऐसा सभी लोगों के साथ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। और मैस्लो ने इसे इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सेम चीजें एजुकेशन सिस्टम में भी है। एजुकेशन सिस्टम में कैसे है उसे भी देख लेते हैं। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम से मैस्लो ने इसे कंपैरिजन किया और बताया कि सेम जो चीज है वो एजुकेशन सिस्टम में भी है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है कि जो स्कूल है उसमें कम पैसे में कैंटीन में स्टूडेंट के लिए भोजन, नाश्ता, इस तरह की चीजें, क्लासरूम का बढ़िया एनवायरनमेंट, ये सारी बेसिक नीड्स ये सभी की सभी साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरे में अगर हम बात करें तो सेफ्टी नीड्स होगा, सेफ्टी नीड्स होगा। बस एक एक लाइन में याद रखेंगे, ठीक है। सेफ्टी नीड्स में क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हो अपने आप को स्कूल में जो है सेफ्टी फील करे, क्लासरूम में सेफ्टी फील करे, टीचर के साथ सेफ्टी फील करे, ये सारी चीजें जो है सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड में तो सोशल नीड्स में क्या है कि टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बढ़िया रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशन हो। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि टीचर स्टूडेंट का जब रिलेशन पॉजिटिव होगा तो क्लासरूम कंडक्टिव होगा, यानी कि क्लासरूम जो है बढ़िया होगा और स्टूडेंट ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। चौथा जो था, जो इसमें सोशल नीड्स में क्या था, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स था। देखिए जो शुरू में मैंने बताया है उन्हीं चीज़ों को अब इन एजुकेशन के साथ जोड़ देना है, स्टीम नीड्स में क्या था, स्टीम नीड्स में था सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि टीचर स्टूडेंट रेस्पेक्ट एंड स्टूडेंट रेस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट था इसमें, एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम टीचर्स, रेस्पेक्ट टू टीचर एंड अदर्स, इसमें रेस्पेक्ट की बात कही गई है। 5 में अगर हम देखें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें क्या है, तो इसमें हमेशा टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टूडेंट को प्रेरित करे, स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी प्रोवाइड करे, जिज्ञासु बनाए, ताकि स्टूडेंट जो है रिसर्चर बन सके, क्रिएटिव बन सके। और अगर वो कोई क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं तो उसमें टीचर का ये दायित्व बन जाता है कि वो स्टूडेंट को इसके लिए प्रोत्साहित करे, रिवार्ड दे। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है। तो सबसे पहले मैस्लो ने एक हायरार्की बताई और उसने ह्यूमन के नीड्स को रीड किया और ह्यूमन के नीड्स के बारे में बताया, और से उसी चीज को उसने एजुकेशन से जोड़ दिया और बताया कि ये सारी चीजें एजुकेशन से भी रिलेटेड है। आ जाइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें है, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट सजेशन टू कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूं, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सजेशन टू कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करना है। किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए। लर्निंग किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। तो ये टीचर का दायित्व है, इसलिए टीचर के लिए कहा गया है कि इंपॉर्टेंट सजेशन होना चाहिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड हो सके,
चीज़ों को लर्न करने में। तो देखिए क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने पढ़ाने के स्टाइल में, स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो स्टाइल है वो ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि टीचर को हमेशा अपने लेक्चर में, अपने क्लास लेक्चर में फन यूज़ करना चाहिए, ठीक है, यूज़ करना चाहिए। मतलब थोड़ा स्टूडेंट को क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली सीरियस होकर बता रहे हैं, सीरियस होकर नहीं बताना है। सीरियस होकर बताने से फिर वो स्टूडेंट रिलेटेड इशू हो जाएगा, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो स्टूडेंट को कभी भी टेंस होकर नहीं पढ़ाना है, सीरियस होकर नहीं पढ़ाना है, वो हमें फन में के साथ पढ़ाना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट को देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है कि टीचर को स्टूडेंट को भी बोलने का मौका देना चाहिए, स्टूडेंट को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, मौका देना चाहिए। स्टूडेंट अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो उन्हें भी टीचर को चाहिए कि वो मौका दे, टीचर को स्टूडेंट को भी बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट ऐसे देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। टीचर को हमेशा स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाना चाहिए, उसे रिसर्च फील्ड में रखना चाहिए। ठीक है, रिसर्च फील्ड में रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट का माइंड डेवलप हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करती है किसी भी चीज़ को लर्न करने में। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट कुछ अच्छी बातें कर रहा है, किसी चीज़ में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसके लिए टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो उसे रिवार्ड दे। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पे रोकेंगे, स्टॉप करेंगे यहीं पे क्लास को हम। तो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर टीचर। अब ये देख लीजिए, मोटिवेशन फॉर टीचर, क्या इंपॉर्टेंस होता है मोटिवेशन का टीचर के लिए। ठीक है। तो देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर टीचर मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है। यही लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर टीचर्स। अगर टीचर्स के लिए जो मोटिवेशन का जो करते हैं, जो टीचर जो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा, स्टूडेंट की अच्छा काम कर पाएंगे, स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और जो प्रॉब्लम है उसे भी हमें शॉर्ट आउट करना है और देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे। तो एक ही चीज़ है इसलिए इसको ज़्यादा बस आप याद रखिए, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और मैस्लो हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को याद रखिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप बच गया है, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, और MCQs को भी करेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आपका ये जो सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट करूं, और इसके बाद मैं MCQs लाऊं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए कि स्टडी एरा बाय IITian के यहाँ पे क्लास चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी BEd स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडियन ज्योग्राफी जो क्लास है, इंडियन ज्योग्राफी इन हिंदी मैंने क्लास लिया है,
आप देख लेंगे, इसी नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें। आप देखें मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और इस पे 12 लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड किया है। आप इन सभी को देखें, ये बीएड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखें, तो आपका ज्योग्राफी का जो कोर्स है यहीं से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का कोर्स यहीं से फिनिश हो जाएगा। हालांकि सभी कुछ मैंने अभी तक नहीं अपलोड किया है, अभी तक मैंने क्लास नहीं लिया है, लेकिन जितना कुछ मैंने पढ़ाया है वो तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो इसको जरूर आप देखिए, ठीक है। 12 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।